हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है कि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी कोका कोला के बारे में। पार्टी कोका कोला लगभग 110 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है और कोका कोला एक सिंगल वाहिद ऐसी कंपनी है जिसने लगभग 2 वर्ल्ड वॉर्स और 7 से भी ज़्यादा रेवोल्यूशंस को सर्वाइव किया है और आज इस मुकाम पर पहुंची है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि कोका कोला की जो ड्रिंक है वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रिंक नहीं है। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा अच्छी ड्रिंक्स और इससे भी अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोगों को मार्केट में मिल जाएं, लेकिन फिर भी आज कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बाय मार्केट कैप इस वजह से बनी है क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग है, उसके जो प्रमोशन है, वो उसमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती है, वो लोगों के इमोशन से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कोका कोला ने किस तरीके से 2 वर्ल्ड वॉर्स को और 7 से भी ज़्यादा रेवोल्यूशंस को सर्वाइव किया। तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे 1886 के अंदर, जब एक केमिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर जॉन पेम्बरटन, वो एक फॉर्मूला बनाते हैं और उस फॉर्मूले में वो क्लेम करते हैं कि जितनी भी बॉडी में आपकी परेशानियां हैं, डिजीज़ हैं, चाहे वो नज़ला, बुखार, खांसी, जुकाम, सर में दर्द, बॉडी में दर्द, ये सारी की सारी बीमारियां, ये सारे की सारी तकलीफ़ें उनका वो फार्मूला दूर कर देगा। उन्होंने उस फार्मूले से एक ड्रिंक तैयार की, उसका नाम उन्होंने रखा फ्रेंच वाइन ऑफ कोका। अब इस वाइन को, इस ड्रिंक को उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। उनको लगता था कि ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी और लोग इस ड्रिंक को बहुत ज़्यादा खरीदेंगे और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे और ड्रिंक करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फेलियर था, एक बहुत बड़ा फ्लॉप था। तो उनके एक अकाउंटेंट थे, उनका नाम था फ्रैंक रॉबिन्सन। फ्रैंक रॉबिन्सन ने डॉक्टर जॉन पेम्बरटन को एक सुझाव दिया, एक सॉल्यूशन दिया कि आप दवाई बनाने के बजाय एक ऐसी ड्रिंक बनाओ जो कि रेगुलर लाइफ में सारे के सारे लोग उसको पी सकें, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, सारे के सारे लोग उसको एज अ रेगुलर ड्रिंक अपनी डेली लाइफ में पी सकें। तो उन्होंने अपने उस पुराने वाले सब्सटेंस में से, अपने फ्रेंच वाइन ऑफ कोका में से अल्कोहल और वाइन को निकाल दिया। हालांकि उस ड्रिंक के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर कोकेन जैसे सब्सटेंस भी मौजूद थे, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल और वाइन को ही साइड किया, कोकेन को उन्होंने नहीं निकाला, क्योंकि उस वक्त, उस टाइम कोकेन एक इलीगल सब्सटेंस नहीं माना जाता था। लेकिन बहुत लोग इससे मुखालिफत भी रखते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उन्होंने कोकेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन हम बहरहाल इस पर बात नहीं कर रहे हैं, चलते हैं आगे थोड़ा सा। जब इन्होंने अपना नया सब्सटेंस बना करके, अपना नया फार्मूला बना करके ड्रिंक तैयार की, तो जब उन्होंने वो मार्केट में लेकर के आया तो उस साल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ $50 की सेल की। ये देख करके जॉन पेम्बरटन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। फिर आता है 1988, जब वो अपने बिस्तर पर पड़े हुए हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। उस टाइम उनके जो अकाउंटेंट थे फ्रैंक रॉबिन्सन, वो कोका कोला के मेजॉरिटी शेयर्स एक इन्वेस्टर, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को बेच देते हैं। उनका नाम था एसा कैंडलर। एसा कैंडलर अपने टाइम के, उस वक्त के बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर माने जाते थे। उन्होंने कोका कोला के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए। अब कोका कोला के मेजॉरिटी शेयर्स खरीदने के बाद लीडरशिप की पावर पूरी की पूरी उनके हाथ में आ जाती है। अब एसा कैंडलर की लीडरशिप के अंदर कोका कोला की इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है कि उसकी जितने भी सेल्स थी वो पिछले सालों से 11,000 गुना बढ़ चुकी थी और वो कोका कोला को एक नई हाइट पर और एक नए मुकाम पर लेकर के चले जाते हैं। फिर आता है 1919, जब एसा कैंडलर कोका कोला कंपनी को एक इन्वेस्टर ग्रुप के हाथों बेच देते हैं और उस इन्वेस्टर ग्रुप को जो लीड करने वाले पर्सन थे, उनका नाम था अर्नेस्ट वुडरफ। अर्नेस्ट वुडरफ अपने टाइम के एक बहुत बड़े और बहुत कमाल के एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने जिस भी बिजनेस को स्टार्ट किया था उसको सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ा था। अब अर्नेस्ट वुडरफ की लीडरशिप के अंदर कोका कोला ने और भी नए मुकाम और भी नए लेवल्स अचीव किए और भी नई कामयाबी हासिल की और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी बन करके दिखाया कोका कोला ने अर्नेस्ट वुडरफ की लीडरशिप के अंदर। फिर आता है 1928 के ओलंपिक्स। अर्नेस्ट वुडरफ की लीडरशिप के अंदर 1928 में कोका कोला एज अ स्पॉन्सर निकल करके आता है और ओलंपिक्स को स्पॉन्सर करता है। बट उसके बाद आता है 1941 की वर्ल्ड वॉर, जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होता है। तो उसके बाद कोका कोला को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हालांकि अर्नेस्ट वुडरफ की लीडरशिप के अंदर जितने भी लोग थे, उन्होंने कोका कोला के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने बहुत डट के सामना भी किया। उन्होंने बहुत अच्छे से, उन्होंने जितने भी सोल्जर्स अमेरिका के लिए फाइट कर रहे थे, उन्होंने कोका कोला को फ्रीली प्रोवाइड कराया और कुछ सोल्जर्स को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 सेंट जैसे छोटे अमाउंट तक में परचेज करने का ऑप्शन उनके सामने रखा। हालांकि उस टाइम कोका कोला की जो कीमत थी वो लगभग 25 से 30 सेंट के करीब की थी, लेकिन
अमेरिका के जितने भी सोल्जर्स फ्रंट लाइन के ऊपर फाइट कर रहे थे अमेरिका के लिए, उनके लिए उन्होंने कोका कोला को सिर्फ और सिर्फ 5 सेंट के अंदर अवेलेबल कराया। इसके अलावा भी कोका कोला की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि कोका कोला की जो सेल्स थी उसका जो मेजर पार्ट था वो जर्मनी से आता था। अब जर्मनी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी अमेरिका के अपोजिट खड़ा था और उसका दुश्मन था। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में हिटलर ने जर्मनी में आने वाले जितने भी इंपोर्ट्स थे उन पर बैन लगा दिया था। अब जो कोका कोला के जर्मनी हेड थे वो अमेरिका से उसका जो सीक्रेट फार्मूला था वो नहीं मंगा पा रहे थे, और अमेरिका से उनका जो सीक्रेट फार्मूला था वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे वहाँ के लोग। तो इस वजह से बहुत सारी जो उनकी सेल्स थी बहुत ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गई और कोका कोला को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था। कोका कोला जर्मनी हेड के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उन्होंने कोका कोला के अंडर एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसको आज हम बखूबी जानते हैं। उस ब्रांड का नाम था फैंटा। हाँ जी दोस्तों, फैंटा उन्होंने जर्मनी के लोगों के लिए और जर्मनी के सोल्जर्स के लिए, मेनली नाजीज के लिए उन्होंने फैंटा का ब्रांड लॉन्च किया। और फैंटा ब्रांड नाजीज को इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसकी वजह से कोका कोला की जो सेल्स थी वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगी। वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी कोका कोला ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छे रेवेन्यूज़ पैदा करके दिए और बहुत अच्छे पैसे कमाए। लेकिन उसके बाद अमेरिका के अंदर कोका कोला को बहुत सारी बैकलैशेस का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे कि कोका कोला इनडायरेक्टली अमेरिका के दुश्मन जर्मनी का साथ दे रहा है। लेकिन फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो अमेरिका ने अपनी इमेज को और अपनी गुडविल को बहुत अच्छी मार्केटिंग और बहुत अच्छे प्रमोशंस करके सेव कर लिया। फिर आता है 1981 जब कोका कोला अपना पहला डाइट कोक लॉन्च करता है। डाइट कोक उन लोगों के लिए था जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और बहुत कम शुगर कंज्यूम करना चाहते हैं। उन सब लोगों के लिए डाइट कोक लॉन्च किया गया और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। फिर आता है 1985 जब कोका कोला 100 साल के अंदर पहली बार अपने सीक्रेट फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग करने की सोचता है। जब कोका कोला अपने सीक्रेट फॉर्मूले में चेंज कर देता है और जब वो ट्रायल्स के लिए उन सबको टेस्ट करने भेजता है तो वो ट्रायल्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जब वो नया टेस्ट कोका कोला का मार्केट में आता है वो एक बहुत बड़ा फेलियर होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है कोका कोला के लिए, क्योंकि उनकी जितनी भी सेल्स थी वो कोका कोला के ड्रिंक से ही आ रही थी। लेकिन जब उनका कोका कोला का टेस्ट ही खराब हो गया, लोगों के दिल से उनका टेस्ट उतर गया, तो लोगों ने कोका कोला को खरीदना एकदम बंद कर दिया। और उस टाइम जो टाइम पीरियड था कोका कोला का बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। हार करके 2002 में कोका कोला ने अपना नया सीक्रेट फार्मूला बंद कर दिया और अपने पुराने वाले सीक्रेट फार्मूला को वापस लेकर के आया और कोका कोला का पुराना वाला टेस्ट वापस आया। तब जा करके लोगों के दिलों में कोका कोला की जो टेस्ट है, कोका कोला की जो इमेज है, वापस से रीगेन हुई। और आज जो हम कोका कोला को इस मुकाम पर देख रहे हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से है, उन सब लीडर्स की वजह से है जिन्होंने कोका कोला के पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत की और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बहुत डट के सामना किया। पार्टी एक फन फैक्ट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि मैक्सिको के अंदर एक टाउन है जो कि पानी से ज़्यादा कोका कोला कंज्यूम करता है। बहुत से लोगों का कहना है कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं पर पर्सन ऑन एन एवरेज हर बंदा 2.2 लीटर कोका कोला कंज्यूम करता है हर रोज़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोका कोला का जो क्रेज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में और आने वाले टाइम में भी वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है जो आपको बताना चाहूँगा मैं कि बहुत से लोगों का कहना यह है कि कोका कोला के आने से पहले सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कोका कोला ने ही सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर क्रिएट किया और अपने प्रमोशन वीडियोस में और अपनी मार्केटिंग वीडियोस में उस कैरेक्टर को यूज़ किया। और आज हम जो कैरेक्टर सेंटा क्लॉज का देखते हुए आ रहे हैं वो कोका कोला की देन है। तो पार्टी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरीके की फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसी तरीके की और भी फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस अपने चैनल पर लाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।